हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज क्लास 10th की हिस्ट्री के चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के। और ये जो 20 एमसीक्यूज हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। तो बिना ज़्यादा आपका टाइम लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज द थीम ऑफ द प्रिंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरो। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि फ्रेडरिक सोरो ने जो प्रिंटिंग करी थी उसकी थीम क्या थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए डेमोक्रेसी, बी सोशलिज्म, सी कैपिटलिज्म, डी नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए डेमोक्रेसी। तो जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा ही था कि फ्रेडरिक सोरो की प्रिंटिंग की थीम क्या थी, वो थी डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र। उन्होंने अपनी प्रिंटिंग में लोकतंत्र के बारे में ही बात करी थी और उन्होंने बताया था कि लोकतंत्र ही सबसे अच्छा सिस्टम है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद द रेफरेंस टू नेपोलियन। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि नीचे दी गई चीज़ों में से कौन सी चीज़ नेपोलियन के बारे में सही नहीं है। ए ही इंट्रोड्यूस नेपोलियनिक कोड, मतलब उन्होंने नेपोलियनिक कोड को इंट्रोड्यूस किया था। बी ही प्रमोटेड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, मतलब उन्होंने फ्रांस में लोकतंत्र को प्रमोट किया था। सी ही मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर रेस्टोरेंट एंड एफिशिएंट, मतलब उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर दी थी। डी द नेपोलियनिक कोड वाज एक्सपोर्टेड टू ऑल द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, मतलब वो नेपोलियनिक कोड उन सारी जगहों पे जहाँ पे फ्रांस राज करता था वहाँ पे फैला दिया गया था। तो अब आपको बताना है कि इनमें मुझसे कौन सी चीज़ नेपोलियन के बारे में सही नहीं है। तो वो है ऑप्शन बी, ही प्रमोटेड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। उन्होंने फ्रांस में डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं करी थी, बल्कि वो डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे थे, यानी तानाशाही की तरफ वो जा रहे थे। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट सोसाइटीज वाज फाउंडेड बाय गस्सीपी माजनी एंड वेयर। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि गस्सीपी माजनी ने कौन कौन सी सीक्रेट सोसाइटीज़ को फाउंड किया था। फर्स्ट, यंग इटली इन मार्सलिस। सेकंड, यंग यूरोप इन बर्ने। थर्ड, यंग यूरोप इन इंग्लैंड। फोर्थ, यंग इटली इन रोम। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, बी फर्स्ट एंड थर्ड, सी थर्ड एंड फोर्थ, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। इटली इन मार्सलिस, यंग यूरोप इन बर्ने, इन दोनों ही सीक्रेट सोसाइटीज़ की गस्सीपी माजनी ने स्थापना करी थी। क्वेश्चन 4, व्हेन फ्रांस रेजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड वो सेड दीज वर्ड्स। तो ये जो वर्ड्स हैं जिनका मतलब यही है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप जुकाम पकड़ लेता है। ये वर्ड्स किसने कहे थे? ऑप्शन है हमारे पास ए मैटरनिच, बी लेनिन, सी नेपोलियन, डी विलियम वन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए मैटरनिच। तो मैटरनिच ने ये वर्ड्स कहे थे। क्वेश्चन 5, वो वाज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि किसने अपने आप को जर्मन शासक घोषित कर दिया था जर्मनी के यूनिफिकेशन, मतलब एकीकरण के बाद। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास ए द पर्शियन किंग विलियम वन, बी द रशियन किंग विलियम वन, सी द चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, डी लेनिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए द पर्शियन किंग विलियम वन, जिन्होंने अपने आप को जर्मन शासक घोषित कर दिया था जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद। क्वेश्चन 6, द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज लेड बाय। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो पूरा प्रोसेस था इटली को एक करने का, उसको किसने लीड किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है हमारे पास ए सर्डिनिया पिडमंट, बी पेपल स्टेट, सी विनीशिया, डी टुस्कानी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए सर्डिनिया पिडमंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड डैश रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि जो एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था इंग्लैंड और एक और दूसरी कंट्री के बीच में, जिसके रिजल्ट में यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ था, वो कौन सी दूसरी कंट्री थी। तो जैसे कि हमें पता है कि यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड के अलावा भी और भी कंट्रीज आती हैं, तो आपको इस क्वेश्चन में यही बताना है कि वो दूसरी कंट्री कौन सी थी जिसने एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया था, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम फॉर्म हुआ था। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए रशिया, बी फ्रांस, सी स्कॉटलैंड, डी पर्शिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी स्कॉटलैंड। तो एक्ट ऑफ यूनियन के बाद स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बन गया था और वो आज भी यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है। और एक बार स्कॉटलैंड में प्लेबिसाइड भी करवाया गया था, यानी स्कॉटलैंड के लोगों से वोटिंग भी करवाई गई थी कि क्या वो चाहते हैं कि स्कॉटलैंड पार्ट बन के रहे यूनाइटेड किंगडम का या फिर नहीं। क्योंकि जो स्कॉटलैंड है वो एक अलग कंट्री की तरह एक्ट करता है और जो इंग्लैंड है वो एक अलग कंट्री की तरह एक्ट करता है, इसीलिए स्कॉटलैंड के लोगों से वोटिंग करवाई गई थी कि क्या वो स्कॉटलैंड के लोग चाहते हैं कि वो पार्ट बन के रहे यूनाइटेड किंगडम का या फिर नहीं, जिसमें से ज़्यादा करके लोगों ने इसी चीज़ के लिए वोट किया था कि वो चाहते हैं कि स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बन के रहे। 8, the most serious source of nationalist tension in Europe after 18th century in the area was called। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि वो कौन सी जगह थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीरियस सोर्स ऑफ टेंशन रहती थी। जैसे कि आपने चैप्टर 1 की थ्योरी में पढ़ा ही होगा कि वो कौन सी जगह थी जहाँ पर सारी कंट्रीज, सारी यूरोपियन कंट्रीज अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहती थी। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास ए
जर्मनी रीजन, बी एशियन रीजन, सी बल्कान रीजन, डी ऑस्ट्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी बल्कान रीजन। ये जो रीजन था बल्कान रीजन, यहाँ पे सारी यूरोपियन कंट्रीज अपना इन्फ्लुएंस बनाना ही चाहती थी। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स वाज नॉट इंटरेस्टेड इन बल्कान पेनिसुला। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ही था कि जो बल्कान रीजन था उसकी वजह से यूरोप में काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल था, क्योंकि सारी कंट्रीज ही बल्कान पेनिसुला पे कब्जा करना चाहती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी पावर बल्कान पेनिसुला में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी रशिया, डी जापान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी जापान, क्योंकि जापान यूरोप से काफ़ी ज़्यादा दूर है, वो एशिया कॉन्टिनेंट पे आता है और इसीलिए उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है बल्कान पेनिसुला में। और बाकी जो ये 3 कंट्रीज हैं वो यूरोप पे आती हैं। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग हाउ द न्यू आर्टिस्ट डिपिक्ट लिबर्टी ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी चीज़ सही है रिगार्डिंग, मतलब किस चीज़ के, कि किस तरीके से जो नए आर्टिस्ट थे उन्होंने डिपिक्ट किया था लिबर्टी को फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, मतलब उन्होंने किस तरीके से दर्शाया था लिबर्टी को फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है एज अ फीमेल फिगर विद द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर हैंड। मतलब एज अ फीमेल फिगर जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। बी ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, मतलब एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमन जिसके हाथ में पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स है। सी द गोल्ड रेड एंड ब्लैक ट्राइकलर, डी रेस ऑफ राइजिंग सन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए एज अ फीमेल फिगर विद द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ इन द अदर हैंड। मतलब एक फीमेल फिगर जिसके हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। तो इस तरीके से न्यू आर्टिस्ट ने डिपिक्ट किया था लिबर्टी को फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फीमेल एल्गरी ऑफ द जर्मन नेशन। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन फीमेल एल्गरी बनी जर्मन नेशन के। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास ए मेरेने, बी जर्मेनिया, सी ब्रिटेनिया, डी मर्जेनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी जर्मेनिया। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी ट्रीटी ने, कौन से समझौते ने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन में यानी एक स्वतंत्र देश स्वीकार कर लिया था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास ए वियना ट्रीटी ऑफ 1815, बी कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी, सी डिप्लोमेटिक ट्रीटी ऑफ सर्डिनिया पिडमेंट, डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी, जिसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज कर लिया था। क्वेश्चन 13, व्हाट द आइडियाज ऑफ ले पेट्रे एंड ले सिटियोन सिग्निफाई इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि दो आइडियाज़ हैं ले पेट्रे और ले सिटियोन क्या सिग्निफाई करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही था कि ले पेट्रे और ले सिटियोन क्या सिग्निफाई करते हैं और वो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास ए द मदरलैंड एंड द चिल्ड्रन, बी द फादरलैंड एंड द सिटीजन, सी द कम्युनिटी एंड द सिटीजन, डी द स्टेट ऑफ कम्युनिटी। जो सही आंसर है वो है बी द फादरलैंड एंड द सिटीजन्स। और ले पेट्रे का मतलब है द फादरलैंड एंड सिटियोन का मतलब है सिटीजन्स। यही मतलब है इन दोनों वर्ड्स का। क्वेश्चन 14, एली द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वाज यूज्ड टू मेजर। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो ये एली है जो कि जर्मनी की एक मेजरिंग यूनिट है, उसको किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब किस चीज़ को नापने के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे कि हम अपनी हाइट को नापने के लिए मीटर का यूज़ करते हैं, डिस्टेंस को नापने के लिए किलोमीटर का यूज़ करते हैं, वैसे ही जो एली ये जो मेजरिंग यूनिट थी इसको किस चीज़ को नापने के लिए यूज़ किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारे पास ए क्लोथ, बी थ्रेड, सी लैंड, डी हाइट। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हुआ है ए क्लोथ। तो जर्मनी में क्लोथ को मेजर करने के लिए, मतलब क्लोथ को नापने के लिए एली का यूज़ किया जाता था। क्वेश्चन 15, नेशनलिज्म अलाइन विद डैश लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि नेशनलिज्म किस चीज़ का अलाइन हुआ जिसकी वजह से यूरोप में डिजास्टर आया 1914 में। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास ए इंपीरियलिज्म, बी लिबरलाइजेशन, सी ग्लोबलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए इंपीरियलिज्म, मतलब जिसका मतलब होता है साम्राज्यवाद। तो नेशनलिज्म के साथ साम्राज्यवाद ने यूरोप को डिजास्टर में ला दिया था 1914 में, क्योंकि सारी यूरोपियन कंट्रीज क्या चाहती थी कि अपने साम्राज्य को बड़ा करना चाहते थे, अपने एम्पायर को बड़ा करना चाहते थे, जिसकी वजह से 1914 में डिजास्टर आया था यूरोप में। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीट नेपोलियन इन 1815। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन से ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने डिफीट किया था मिलके नेपोलियन को 1815 में। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास ए ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया,
बी ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रेलिया, सी ब्रिटेन, रशिया, जर्मनी एंड नीदरलैंड, डी ब्रिटेन, लग्जमबर्ग, जर्मनी एंड इटली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है डी ब्रिटेन, लग्जमबर्ग, जर्मनी एंड इटली। इन चारों कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन को हराया था 1815 में। क्वेश्चन 17, व्हाट डज अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स सिंबलाइज। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखे हैं कि एक औरत है जिसकी आंखों पे पट्टी बंध रखी है और उसके हाथों में तराजू है, वो क्या सिंबलाइज करती है। ये स्टैचू आपने कोर्ट्स में भी देखा होगा कि वहाँ पे एक स्टैचू होता है कि एक औरत होती है जिसके आंखों पे पट्टी बंध रखी होती है और उसके हाथों में तराजू होती है, वो क्या सिंबलाइज करती है। तो ये क्वेश्चन में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है हमारे पास ए पीस, बी इक्वलिटी, सी जस्टिस, डी लिबर्टी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी जस्टिस। तो वो जो औरत है वो जस्टिस को सिंबलाइज करती है। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एक्ट ऑफ यूनियन। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है किसके रिगार्डिंग एक्ट ऑफ यूनियन के। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ही था कि जो एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था, जिसके बाद फॉर्मेशन हुई थी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ए इट वॉज साइन इन 1707 की मतलब जो एक्ट ऑफ यूनियन था ये 1707 में साइन हुआ था। बी इट वॉज साइन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, मतलब ये जो एक्ट साइन हुआ था वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में साइन हुआ था। सी इट रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब इस एक्ट ऑफ यूनियन के साइन होने के बाद रिजल्ट क्या आया था कि मतलब जो फॉर्मेशन हुई थी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की। डी इट रिजल्टेड इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन स्कॉटलैंड, मतलब इसके बाद स्कॉटलैंड में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश्ड हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी इट रिजल्टेड इन डेमोक्रेसी ऑफ इन स्कॉटलैंड। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं था एक्ट ऑफ यूनियन के रिगार्डिंग। तो जो पहला हमने ऑप्शन देखा था कि इट वाज साइन इन 1707, तो जो एक्ट ऑफ यूनियन थी जो आपकी वो 1707 में ही साइन हुई थी, तो ये तो सही है। बी जो था ऑप्शन वो था कि इट वाज साइन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, मतलब जो ये एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में साइन हुआ था, ये भी सही है। सी इट रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो जैसे कि हमने पढ़ा ही था पिछले क्वेश्चन में कि जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था उसके बाद ही फॉर्मेशन हुआ था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का, तो ये भी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन बचता है वो है डी, तो डी इसका सही आंसर है क्योंकि डी के हिसाब से इट रिजल्टेड इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन स्कॉटलैंड की, मतलब एक्ट ऑफ यूनियन के बाद ही डेमोक्रेसी आई थी स्कॉटलैंड में, तो ये गलत है क्योंकि डेमोक्रेसी पहले से ही थी स्कॉटलैंड में। एक्ट ऑफ यूनियन के बाद वो बस इंग्लैंड के साथ जुड़ के फॉर्मेशन हो गया था ग्रेट यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का, बाकी जो उसमें डेमोक्रेसी वो पहले से ही थी स्कॉटलैंड में। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन 19, वो अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो उस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि किसने अपने आप को यूनाइटेड इटली का फर्स्ट किंग प्रोक्लेम कर दिया था, मतलब किसने अपने आप को यूनाइटेड इटली का पहला किंग घोषित किया था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास ए किंग जॉर्ज 2, बी काइजर विलियम 4, सी निकोलस 2, डी विक्टर एम्यूल 2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी विक्टर एम्यूल 2, इन्होंने अपने आप को पहला किंग यूनाइटेड इटली का घोषित किया था। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20, वो प्लेड द की रोल इन यूनिफाइंग जर्मनी। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि जर्मनी को यूनिफाई करने में किसने की रोल प्ले किया था, मतलब किसने मेन रोल प्ले किया था। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रेडरिक विलियम 4, बी ऑटो वॉन बिस्मार्क, सी मैट्रिच, डी काइजर विलियम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिन्होंने जर्मनी को यूनिफाई करने में एक की रोल प्ले किया था, मतलब ये उसके हीरो थे जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। तो यही थे टॉप 20 एमसीक्यूज हिस्ट्री के चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के, जो कि आपको पता होने चाहिए एग्जाम्स के लिए। इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो को ख़त्म, और ऐसे ही और सोशल साइंस के चैप्टर्स की एमसीक्यू वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।